तो बच्चों लास्ट वीडियो तक हमने कंप्लीट किया था वेरिएशन कि वेरिएशन क्या है और किस तरीके से वो इंट्रोड्यूस होते हैं एक लिविंग बॉडी के अंदर, और कैस उनके इम्पोर्टेंस क्या है कि वो किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं या हार्मफुल हो सकते हैं। आगे के जो टॉपिक्स हैं वो उनको समझने के लिए जैसे हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन उनसे भी पहले उनको समझने के लिए हमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो उन टर्म्स को समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को समझ जाते हो तो आगे के जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के भी और आने वाले जो जेनेटिक और एवोल्यूशन है वो वाले भी, उनको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप चीज़ों को जो समझ के चलते हैं, रट के ना चलें, समझ के चलें, तो आगे की आने वाली चीज़ें जो है बहुत ही आसान हो जाएगी। आप कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आप इजीली समझ सकते हैं और अपने वर्ड्स में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये टॉपिक्स जो टर्म्स लिखे हुए मैंने इनको हम कंप्लीट करके चलेंगे, एक एक को बिल्कुल क्लियर कट समझ के चलेंगे इनको। लेकिन ये वीडियो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बोलना चाहूँगा कि मोस्टली बच्चे सोचते हैं कि यूट्यूब पर या किसी और सोर्स की वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसमें जो है हम अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाएंगे और कंटिन्यूस स्टडी हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी जैसे YouTube पे मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आप किसी भी YouTube चैनल को, मैं ही नहीं कहता कि मेरा ही YouTube वीडियो आप देखें, आप किसी भी YouTube चैनल को पकड़ें, ठीक है, कोई भी, उसको पे विश्वास करें और कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे आप उसके वीडियो देखें, तो आपको गारंटी है आप पूरा पूरा कंटेंट आपको वहाँ मिलेगा। और यहाँ पर इस वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप विश्वास करते हैं तो मेरी गारंटी है कि यहाँ पर आपको पूरा पूरा कंटेंट मिलेगा। 10th क्लास के लिए साइंस का अभी हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी कंप्लीट करने के बाद हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर बिल्कुल विश्वास से आप वीडियो देखते हैं और समझते हैं और रेगुलर बेसिस पे आप अपना रिवाइज करेंगे टॉपिक्स को, तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और मेरी गारंटी है कि 95% प्लस आप मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हैं अगर कंटिन्यूसली आप इस चैनल की वीडियो देखें। क्योंकि यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ाने के अलावा भी मैं आपको जो क्वेश्चंस है वो भी कराऊंगा बाद में, ठीक है, और जो टेस्ट वगैरह हैं और जो सैम्पल पेपर हैं वगैरह हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे वहाँ पे, बिल्कुल। तो विश्वास बनाए रखें और अच्छे से टॉपिक को समझ के चले और एक रेगुलरिटी मेंटेन रखें इसको, ठीक है। यही क्लास आपकी 10th क्लास की जो वीडियो बन रही है, रोज़ सुबह 9 बजे आपको वीडियो मिलती रहेगी और विश्वास रखें अच्छे मार्क्स आप गेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इन टर्म्स को। तो पहले देखते हैं हम कि क्रोमोसोम क्या है। कि क्रोमोसोम जो है आप समझ के चले, ठीक है, समझना है, रटना नहीं है। तो जैसे मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, कोई भी सेल, ठीक है, यूकैरियोट होनी चाहिए जिसके अंदर न्यूक्लियस है। यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है। जनरली हम ह्यूमन की बात करेंगे मोस्टली और प्लांट्स की बात करें, ठीक है। तो सेल आपने 9th क्लास से पढ़ा होगा, सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं जिनसे बनता है क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियस कहाँ मिलता है, क्रोमोसोम कहाँ मिलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये रहे क्रोमोसोम्स, कहाँ पर मिलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो क्रोमोसोम एक्चुअली में है क्या, क्रोमोसोम्स यहाँ पर हम देखें कि डीएनए प्लस प्रोटीन। तो क्रोमोसोम किसका बना है, डीएनए और प्रोटीन का बना है। प्रोटीन भी कौन सी होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। ये हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। अभी आप क्या याद रखें कि बस प्रोटीन का बना हुआ होता है, कि डीएनए और प्रोटीन। डीएनए आपने पढ़ा हुआ ही है, क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। तो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। और क्रोमोसोम क्या करता है, कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। कैसे करता है भाई, जैसे मेल है XX, फीमेल है XX और मेल है XY। तो ये क्या है, ये क्रोमोसोम्स ही तो हैं। यहाँ से जैसे X क्रोमोसोम आया और यहाँ से आया Y, तो मिलके क्या बना है XY। तो फ्यूचर में जो बच्चा आया है वो क्या होगा, मेल होगा, ठीक। तो इस तरह से ये क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, ठीक। अब ये जो क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमोसोम लगभग क्लियर हुआ हमारा। अब ये जैसे मैं क्रोमोसोम का एक डायग्राम बनाता हूं ऐसे, ठीक है। तो क्रोमोसोम के अंदर ये जो आर्म्स हैं इनके, इन आर्म्स को बोलते हैं, जो आर्म्स की तरह आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं क्रोमेटिड्स।
क्रोमेटिड्स बोलते हैं इनको, और बीच वाला जिससे जुड़े हुए इनको बोलते हैं सेंट्रोमियर। समझ के चले बस, और कुछ नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। क्रोमेटिड्स और सेंट्रोमियर बीच वाला, ठीक। अब क्या होता है कि ये जो आर्म्स है एक्चुअली में क्या है कि ये कंडेंस्ड डीएनए है। डीएनए इसके अंदर, जैसे एक स्वेटर के अंदर ऊन से बना हुआ होता है, ऐसे ही क्रोमोसोम भी मान के चलिए कि ऐसे डीएनए इसके अंदर बिल्कुल बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में डीएनए रहता है। इसको अगर आप खोल के देखें पूरा, तो डीएनए क्या है, इस तरीके से डीएनए रहता है, और ये यहाँ पर कंडेंस्ड फॉर्म में है। प्लस साथ में क्या रहती है, इसकी प्रोटीन रहती है, रैप, प्रोटीन के ऊपर रैप करके पूरा पूरा क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर ही क्या लगे हुए होते हैं, कुछ सेगमेंट में ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको बोलते हैं हम जीन, ठीक है। तो कहने की बात यह हुई कि जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो क्रोमोसोम्स तो हम बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होते हैं, जीन के थ्रू ट्रांसफर होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस की यूनिट क्या है, जीन है, और जीन कहाँ पर है, क्रोमोसोम के ऊपर है। भाई ये भी बोल सकते हैं हम कि जीन क्या है, एक तरह से क्रोमोसोम का पार्ट है, या फिर हम बोल लें कि जीन किसका पार्ट है, डीएनए का, तो भी ठीक रहेगा। क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम किसका बना था, डीएनए प्लस प्रोटीन। अगर आप इस सेगमेंट को कट करते हैं तो डीएनए भी तो आएगा साथ में। तो जीन किसका बना हुआ है, डीएनए प्लस मतलब डीएनए का बना हुआ बोल सकते हैं कि डीएनए का पार्ट ही क्या है, एक जीन है, ठीक है। तो ये रहा जीन, जिसको क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि ट्रांसफर करता है कैरेक्टर। इनहेरिटेंस का मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, जैसे माता पिता से बच्चे के अंदर कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, यही है इनहेरिटेंस, ठीक है। अब जीनोम क्या है, जीनोम होता है सेट ऑफ जीन, यानी कि बहुत सारे जीन का सेट। जैसे बहुत सारे यहाँ पे क्रोमोसोम है और जितने भी जीन हैं उन सबको, ग्रुप को, सेट को क्या बोल सकते हैं हम, जीनोम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं सेल डिवीजन। ये टर्म्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन या जेनेटिक्स के अंदर भी हम पढ़ेंगे, जेनेटिक एंड एवोल्यूशन जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन से अगला, उसमें भी काफ़ी काम आने वाले हैं। तो सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न से नाम से पता चल रहा है, सेल डिवीज़न मतलब सेल क्या करेगी भाई, सेल है मान लो एक, तो वो क्या करेगी, डिवाइड करके क्या बना दे, 2 सेल बना देती है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, इसको हम सेल डिवीज़न बोल देते हैं, ठीक है। अब सेल डिवीज़न में मेनली क्या है, किस तरीके से डिवाइड करती है, सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है। क्योंकि क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर हमने डीएनए कॉपी पढ़ी थी, डीएनए कहाँ है, मोस्टली कहाँ मिलता है डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए कॉपी करेगा, डीएनए कॉपी करके मान लीजिए ये डीएनए है यहाँ पर, और डीएनए ने कॉपी करके डबल बना लिया। अब एक ही जहाँ पर जगह थी, एक स्पेस था न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए का, तो 2 बन गए, ठीक है। अब जब 2 बन गए तो एक ही, मान लीजिए एक कमरे के अंदर एक आदमी है, तो वहाँ पर अगर दूसरा आ जाए तो कमरे में क्या करना भैया, तो आप डिवाइड करो या फिर स्पेस लेके आओ। और तो वही 2 जब बन गए तो एक उसके अंदर कैसे रहे वो, तो क्या करेगा, अब ये जो न्यूक्लियस है वो करेगा डिवाइड। तो सेल डिवीज़न के लिए सबसे पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और न्यूक्लियस जब डिवाइड कर लेता है तो उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, यानी कि पूरी पूरी सेल डिवाइड करेगी। तो इस तरीके से क्या होगा, 2 सेल बन जाती है, इसको बोलते हैं हम सेल डिवीज़न। अब ये सेल डिवीज़न जो होता है 2 टाइप्स का होता है, बिल्कुल जनरल लेके चल रहा हूँ, ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं, ठीक है, 10th लेवल का लेके चल रहे हैं बिल्कुल। तो सेल डिवीज़न जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस का दूसरा नाम है सोमैटिक सेल डिवीजन, सोमैटिक सेल डिवीजन। और मियोसिस का नाम है, इसको बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका रिडक्शनल डिवीजन। ये जो दूसरे नाम मैंने लिखे हैं ये इसके फंक्शन की तरह मान लीजिए कि जिस तरीके से डिवाइड करते हैं, जिस प्रकार से ये जिस फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं उसी फंक्शन के अकॉर्डिंग इनका नाम है, इसका नाम है रिडक्शनल डिवीजन। तो नाम से पता लग रहा है सोमैटिक, सोमैटिक मतलब सेम, एक जैसा ही। जैसे इसमें क्या होता है कि एक सेल है, सेल क्या करती है, माइटोसिस में एक सेल से डिवाइड होकर 2 सेल बनती है, और मियोसिस में एक सेल से डिवाइड होकर 4 सेल बनती है।
तो माइटोसिस के अंदर जैसे एक सेल है तो एक सेल से कितनी सेल बनेंगी, 2 सेल बनेंगी। इन दोनों सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है अपनी पेरेंट सेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसे इसको एग्जांपल समझे, जैसे इसके अंदर 4 क्रोमोसोम थे, ठीक है, और जो डॉटर सेल्स आई डिवाइड करके इनके अंदर भी कितना होंगे, 4 क्रोमोसोम ही होंगे, ठीक है। तो सेम कंपैरिजन करो इसका डॉटर सेल का इसके साथ में, तो क्रोमोसोम नंबर क्या है, सेम है, इसलिए क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, माइटोसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब मियोसिस की बात करते हैं। मियोसिस क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन से पता लग रहा है, नाम से पता लग रहा है रिडक्शन क्या है, मतलब कम होना। तो एक सेल है, मान लीजिए 4 क्रोमोसोम है इसके अंदर, 4 सेल बनती है, ठीक है, 4 क्रोमोसोम है मान लीजिए इसके अंदर, तो 2 पार्ट में डिवाइड करती है पहले ये, तो 2 सेल बनी पहले, कितने हुए, आधे रह गए। अब सेम यहाँ से इसके अंदर भी 2 और इसके अंदर भी 2, तो कितनी बनी टोटल सेल, एक सेल से कितनी सेल बनी, 1 2 3 4 सेल बनी। कंपैरिजन करो नंबर ऑफ क्रोमोसोम का, कितने रह गए, 4 थे, 2 रह गए, तो यानी क्रोमोसोम आधे रह जाएंगे। अगर यहाँ पे 2 होते तो यहाँ पे कितना आता, 1 आता, 8 थे तो 4 आते, लेकिन यहाँ पर सेम रहते हैं। तो ये रहा सेल डिवीजन। अब ये जो माइटोसिस है, माइटोसिस होता है आपकी वेजिटेटिव सेल्स में, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे टेस्टिस ओवरी, वहां पर ओवम और स्पर्म जो बनता है, गैमीट बनते हैं, आगे आएगा गैमीट, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है को छोड़ के जितने भी अब आपके बॉडी पार्ट हैं, वहां पर जितना भी डिवीजन होता है वो माइटोसिस से होता है। जो ग्रोथ के लिए या चोट लग जाए तो उसको हील करने के लिए सब चीज़ कौन करता है, माइटोसिस के। और मियोसिस होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जैसे टेस्टिस और ओवरी, तो यानी ये स्पर्म और ओवा यानी कि गैमीट्स बनाने में काम कौन आता है, मियोसिस आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे रह जाते हैं। मान लीजिए, क्योंकि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमने बोला था कि सेम ऑर्गेनिज्म आना अपने पेरेंट्स जैसा ही बिल्कुल, कि जैसे 4 क्रोमोसोम, अब मान लीजिए आप ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लो, कितने 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 मदर 46 फादर, तो अगर मियोसिस ना हो तो 46 भाई डबल हो जाएगा ना पूरा पूरा आगे आने वाले बच्चे में। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, सेम अपने जैसा होता है, तो 23 तो आते हैं, इसकी वजह से 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम आते हैं मदर से, 23 फादर से, टोटल कितना हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रखता है अगली प्रोजेनी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझा सेल डिवीज़न। आप कंटिन्यू नोट्स बनाएं, अपने जो क्लासरूम के जो नोट्स हैं ये बनाएं, और उसके बाद जो है आप अपनी रिवीजन करें इसका। मेरी गारंटी है एग्ज़ाम में इससे बाहर तो नहीं आएगा। और इसके बाद मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा इनके, एक बार ये सिलेबस ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो सेल डिवीज़न तक हमने कर लिया। अब आते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या है। बहुत नाम सुना होगा हैप्लॉइड डिप्लॉइड, समझ में नहीं आता क्या है। अब समझे क्या है भाई हैप्लॉइड डिप्लॉइड। जैसे इसको एक एग्जाम्पल समझे, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल यही रहेगा आपके लिए। ये क्या है, ये फीमेल है XX, और XY क्या है, मेल है, ठीक है। अगर टोटल नंबर क्रोमोसोम कितने हैं, 2 हैं, कितने हैं, 2, यहाँ पर भी 2, तो 2 जब क्रोमोसोम है तो 2 क्रोमोसोम यानी कि डबल सेट में है क्रोमोसोम, तो उसको बोलते हैं डिप्लॉइड कंडीशन को, ठीक है। तो हैप्लॉइड क्या होगी, सिंगल, तो वो कैसे आएगी, अभी बोला कि मियोसिस आधी कर देता है, तो कौन सा डिवीजन लगाऊं, मियोसिस लगाऊं। अभी बताया मियोसिस क्या है, आधे रह जाते हैं, 2 थे 1 आ जाएगा। इधर कितने हैं, 2 हैं, तो या तो X आएगा या फिर Y आएगा। तो ये अकेले अकेले एक एक सिंगल है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ये कंडीशन कैसी हो गई, ये कंडीशन हो गई हैप्लॉइड कंडीशन। हैप्लॉइड मतलब सिंगल क्रोमोसोम, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और यहाँ पर डिप्लॉइड मतलब 2n। अब आगे जब फर्टिलाइजेशन होगा तो X अगर यहाँ से फादर से भी X आए तो क्या होगा, डिप्लॉइड। ये दोबारा से क्या बन गई, डिप्लॉइड। और पेरेंट्स कैसे थे इसके, डिप्लॉइड ही तो थे, तो सेम, तो इसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन है भाई, बिल्कुल क्लियर। और अगर Y क्रोमोसोम आए इधर से तो आने वाला बच्चा मेल होगा, और ये भी कंडीशन कैसी हुई, ये भी डिप्लॉइड हुई। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड आपको पता लगाओ,
ठीक है। और एक कहीं कहीं पे देखो आपकी ट्रिप्लॉइड, तो ट्रिप्लॉइड होता है प्लांट के अंदर, एंडोस्पर्म आता है। इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि जब तीन क्रोमोसोम यानी कि 3n जब कंडीशन होगी तब उसको बोलते हैं ट्रिप्लॉइड। तो अभी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का ध्यान रखें, ठीक है, हो गया। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड बने। अब अगला जो टॉपिक है, अगला जो टर्म है वो है गैमीट्स। तो गैमीट्स आप देख रहे हैं कि गैमीट्स क्या है। तो गैमीट्स की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो गैमीट्स क्या होता है, सिंगल हैप्लॉइड सेल, सिंगल हैप्लॉइड सेल इज कॉल्ड ए गैमीट। सिंगल हैप्लॉइड सेल को हम गैमीट बोलते हैं। तो यहां पर आप देखते हैं कि भाई ये सिंगल, ये भी तो हैप्लॉइड कंडीशन थी, ये कंडीशन कैसी है, हैप्लॉइड। तो कहने की बात यह है कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, गैमीट बोल सकते हैं। खाली इसको नहीं, इसको भी गैमीट बोल सकते हैं, इसको भी गैमीट बोल सकते हैं। सिंगल कंडीशन कैसी होनी चाहिए, हैप्लॉइड होनी चाहिए। और गैमीट कैसे बनते हैं, गैमीट किसके थ्रू बने, मियोसिस के थ्रू बने, ठीक है ना भाई। ह्यूमन जनरली क्या देगा, मोस्टली गैमीट्स किससे बनते हैं, मियोसिस के थ्रू बने। आप इतना ध्यान रखें यहाँ पर, ठीक है। बाकी तो हायर क्लासेस के लिए है। तो गैमीट्स कैसे बने, मियोसिस से बने। किससे बने, डिप्लॉइड पेरेंट से बने। और गैमीट्स हैं क्या भाई, सिंगल सिंगल दिख रही है तो हैप्लॉइड सेल है, ठीक है। और जब गैमीट इन्वॉल्व होता है किसी भी रिप्रोडक्शन में, अगर गैमीट इन्वॉल्व होता है तो ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हुई है, सेक्स सेल्स इन्वॉल्व हुई है, सेक्स सेल्स इन्वॉल्व हुई है। यानी कि गैमीट का जो दूसरा नाम है वो क्या है, सेक्स सेल्स भी इनको बोलते हैं। गैमीट्स को क्या बोलते हैं, सेक्स सेल्स भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो मेल के अंदर, ह्यूमन मेल के अंदर स्पर्म और ह्यूमन फीमेल के अंदर ओवम, ये क्या है, ये गैमीट ही तो हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेक्स सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जिस रिप्रोडक्शन के अंदर ये गैमीट्स इन्वॉल्व होंगे या बोले तो सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होंगी, ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और जिसके अंदर ये गैमीट यानी कि सेक्स सेल्स इन्वॉल्व ना हो वैसे को क्या बोलेंगे, ए सेक्सुअल, यानी कि सेक्स सेल्स नहीं है जिसके पास में, जिसके में टाइप के रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसे टाइप की सेल को बोलते हैं ए सेक्सुअल। मतलब ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसके अंदर सेक्स सेल इन्वॉल्व होती है उनको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब एक टर्म और ले लीजिए यहां पर, जैसे आएगा जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट क्या है, जाइगोट क्या होता है बेटा, डिप्लॉयड होता है हमेशा। तो डिप्लॉयड मतलब क्या, कि जब फर्टिलाइजेशन के बाद में, जब मेल, मान लीजिए ये मेल फीमेल गैमीट है और ये मेल गैमीट है, भाई भले ही एक्स है लेकिन कहाँ से आया, मेल से आया है, तो ये मेल गैमीट ही है, ठीक है। और ये फीमेल से आया है तो ये फीमेल गैमीट है। मेल गैमीट दो तरह के होते हैं, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जो मेल से आए। तो जब मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं तो बनता है क्या, जाइगोट। और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो जाइगोट एक और दो, कितने क्रोमोसोम है, दो, तो 2n, n मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो 2 क्रोमोसोम हुए, ठीक है ना। तो डिप्लॉयड कंडीशन यानी कि जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। ऐसे ही सेम ये भी डिप्लॉयड है, तो ये क्या है, जाइगोट। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसको जाइगोट बोल दो, ये जाइगोट नहीं, ये तो पेरेंट्स है ऊपर। जाइगोट की कंडीशन क्या है कि फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है जाइगोट। फर्टिलाइजेशन क्या, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन। तो मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बने हुए प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, जाइगोट, चाहे वो XX हो या वो XY हो, ये होता है गैमीट। तो होप आपको ये टर्म्स बहुत ही बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखें, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हुए ये टर्म्स। अब मेरी गारंटी है कि आगे जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि पहला टाइप होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस दोनों टॉपिक में आपको बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। यहां तक इतना ही, अगली वीडियो में टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। रिवीजन कीजिए, देखिए क्वेश्चंस को, देखिए क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा बाद में, ठीक है। रिवीजन करें और नहीं आए तो दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देखें।